स्थिति में वहां के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए किस तरह का अभियान आप लोग की तरफ से चलाया जा रहा है? क्या आपकी ये जो 17 टीमें अभी लगी हुई हैं, ये उन लोगों तक पहुंच पाई हैं? उनमें से कोई भी एक टीम वहां के लोगों तक पहुंच पाई है? जी हाँ, जो 42 अफेक्टेड जो लोकेलिटीज मैं कह रहा हूँ वो साउथ कश्मीर की ही है, और जो 2500 लोगों को रेस्क्यू करने की जो मैं बात कह रहा हूँ उनमें अधिकांशतः वो लोग हैं जो इन साउथ कश्मीर में हैं। मैं आपको अगर चाहें तो मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ। करण नगर, मैदानपुरा, छतबाल, चन्ना मोहल्ला, रतपुरा, नालबंदपुरा, इन सभी ऐसे मोहल्ले हैं जहां हमारी टीम्स लगी हुई हैं और लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। उसके अलावा बख्शी स्टेडियम, जवाहर नगर, तुलसीबाग, ये भी दूसरा इलाका है जिसमें हमने सारे वैली में सारे क्षेत्रों को 3 भागों में बांट रखा है, और इन 3 भागों में ये भी डिफिकल्ट एरियाज हैं जहां पे साउथ कश्मीर का आता है। कुछ एरिया बादामी बाग है, शिवपुरा है, उन सबों में भी हमारी राहत के कार्य दिन रात चल रहे हैं। जी, एक और सवाल, आपने कहा कि तमिलनाडु से रेस्क्यू ऑपरेटर्स को बुलाना पड़ रहा है, तो क्या आप लोग के पास मानव संसाधन की कोई कमी तो नहीं महसूस हो रही है? नहीं, बिल्कुल कमी नहीं है। हम इस एडिशनल फोर्स को वहां इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारे राहत कार्यों में तेजी आ सके। और बोट्स हम वहां पे, अब 148 बोट्स हैं, वो सारे वैली में नहीं है, कुछ बोट्स हमारे जम्मू रीजन में भी हैं, कुछ दूसरी जगहों पे भी हैं। तो उन बोट्स को हम रीइंफोर्स कर रहे हैं ताकि हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो और ज्यादा तेजी से हो सके और जल्दी हो सके। सिंह साहब, ये भी कहा जा रहा है कि ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन पैदा हुई है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बाढ़ आया है। माना जा रहा है कि 60 सालों में इस तरह की कंडीशन कभी नहीं वहां के लोगों ने देखा, तो पहली बार वहां के लोगों का इस तरह से साबका हुआ है जो 60 साल से कम उम्र के होंगे। वैसे स्थिति में वहां के लोगों को रेस्क्यू करने में क्या आप लोग को ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं, और क्या वाकई ये अनप्रेसिडेंटेड कंडीशन है? डेफिनेटली ये अनप्रेसिडेंटेड कंडीशन है, और जब मैं जम्मू गया था, श्रीनगर गया था, तो मैंने भी देखा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है 50-60 सालों में, और लोगों में काफ़ी दुख था और इस बात की चिंता भी थी कि इस प्रकार की त्रासदी, नेशनल डिजास्टर उनके यहाँ आया है। लेकिन राहत कार्यों में काफ़ी तेजी आई है। हम लोगों को शुरू में काफ़ी मुश्किलात थे जिनसे हमें सामना करना पड़ा। कम्युनिकेशन नेटवर्क, जैसा मैंने पहले कहा, बहुत ही ख़राब हो चुका था, रोड नेटवर्क ख़राब हो चुके थे, गाड़ियाँ वहाँ नहीं जा रही थी, हमको अपनी NDRF टीम्स भेजने में दिक्कत हो रही थी, और यही कारण है कि हमने इंडियन एयरफोर्स की मदद ली, जहाँ से हमारे एयर लिफ्ट किया गया उन्हें डिफरेंट इलाकों में। तो इस प्रकार के चैलेंजेस थे शुरू में, बट अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती जा रही है चैलेंजेस की। कम्युनिकेशंस नेटवर्क में सुधार आया है, रोड भी, लेकिन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में आप कह रहे हैं सुधार आया है, मगर हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, वहां के लोगों से अब भी संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, और वहां पर मौजूद लोग भी ये शिकायत कर रहे हैं, या जो लोग दिल्ली में उनके रिलेटिव्स हैं वो भी ये शिकायत कर रहे हैं कि कंट्रोल रूम जो आप लोगों ने स्थापित किया है उसमें भी संपर्क करना मुश्किल हो रहा है। तो उसको स्मूथ बनाने के लिए क्या किया जाएगा? नहीं, मैं पब्लिक कम्युनिकेशंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुलिस नेटवर्क की बात कर रहा हूं। मैंने सैटेलाइट फोन से अपना संपर्क स्थापित किया है, RT सेट से संपर्क स्थापित किया है, और अभी तक मैं आपको आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि टेलीफोन हम लोगों ने अभी तक टेलीफोन से, व्हाट्सएप से, मोबाइल कॉल से, ईमेल से, SMS के जरिए हमें अभी 453 डिस्ट्रेस कॉल्स आ चुकी हैं, और उनको हम लोगों ने बहुत ही रिलीजियसली अटेंड किया है। और हो सकता है कि जो आज हमने 2500 लोगों को रेस्क्यू किया है उनमें ऐसे भी होंगे जिनके कॉल्स हमें पिछले 2 दिनों से मिल रहे हैं। तो हमारा कंट्रोल रूम निरंतर काम कर रहा है, और जो भी सूचनाएं आ रही हैं, जो भी मुसीबतों के बारे में लोग बता रहे हैं, उनको हम नोट कर रहे हैं और उनको हम फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने टीम्स को, अपने सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को, ताकि उन लोगों तक हम पहुंच सकें। ये खतरा कब तक बना रह सकता है? कि क्या आप लोगों ने कुछ इस बात का आकलन किया है? ये खतरा कब तक बना रह सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी आशंका हो रही है कि आने वाले दिनों में श्रीनगर पर खतरा और बढ़ सकता है। ये कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन अभी ये कहना भी मुश्किल है कि ये खतरा कब तक रहेगा। हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 2-3 दिनों में हम काफी कामयाब हो जाएंगे। जी, आपकी टीम कितने दिनों तक के लिए तैयार है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए?
जब तक हम सभी लोगों को नहीं बचाते हैं तब तक वो वहीं रहेगी। उत्तराखंड में पिछले साल जिस तरह की कुदरत की तबाही आई थी, सिंह साहब, उत्तराखंड में जिस तरह से पिछले साल कुदरत की तबाही आई थी, भारी बाढ़ और बारिश देखने को मिला था, क्या उससे आप इसकी तुलना करना चाहेंगे या उससे भी ज्यादा भयंकर है ये? नहीं, ये तुलना करना मुश्किल होगा। ये हर एक परिस्थिति में नेशनल ट्रेजेडी जो है वो अलग अलग होती है और इसमें किसी एक ट्रेजेडी को, एक नेशनल डिजास्टर को दूसरे नेशनल डिजास्टर से तुलना करना हम समझते हैं उचित नहीं होगा। नहीं, लेकिन क्या उससे ज्यादा मुश्किल आ रही है राहत के काम में आप लोगों को? नहीं, जो राहत के कार्यों में जो सामान्य मुश्किलात आती हैं वो हमेशा आती हैं, चाहे वो कहीं का भी इलाका हो, हिल टॉप्स हो या प्लेन इलाका हो, कुछ मुश्किलात होती ही हैं। जैसे कम्युनिकेशंस हमेशा खराब होता है, उसको फिर बनाया जाता है, रोड नेटवर्क में कुछ दिक्कतें आती हैं, सेटअप करने में उसको टाइम लगता है, तो इस तरह की मुश्किलात जो है हमेशा आती है। इट्स ए जनरल ट्रेन, बट धीरे धीरे हम लोग उसको कर चुके हैं और हम लोग का ये हमारा विश्वास है कि हम अगले 2 दिनों में 3 दिनों में हम काफी राहत कार्यों में कामयाबी लाएंगे। सिंह साहब, जाते जाते एक और सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगी। एक आखिरी सवाल सिंह साहब, 1 सितंबर को आपने अपना चार्ज संभाला डायरेक्टर जनरल का एनडीआरएफ के, और उसके बाद 2 सितंबर से 3 सितंबर से लगातार इस तरह की भारी तबाही देखने को मिल रही है। क्या आपको लगता है आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती ही पद संभालते हुए आ गई है? मैं समझता हूं कि सही है। इसी तरह लोग सीखते हैं, तो मैं भी सीख रहा हूं। जी, हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप जल्द ही जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत पहुंचाने में कामयाब होंगे, और जो भारी तबाही आई है उसके प्रति पूरा देश संवेदनशील है, पूरा देश शोकग्रस्त है, और उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों की मेहनत से वहां के लोगों की जो मुश्किलें हैं वो कुछ कम करने में जरूर मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए मिस्टर सिंह। थैंक यू सो मच। तो ये आप सुन रहे थे एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल ओपी सिंह साहब को, और इसी के साथ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर किस तरह की चल रही है कवायद।